बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर सुपर फाइन। सो जो हमारा लास्ट टॉपिक था बायोलॉजिकल मेथड, आज उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अब हम कुछ मेथड्स और डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के। तो जो सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो है इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन, यानी इसमें हम ये हमारा जो है वो तख़य्युल यानी ख्याल होता है। जो हम स्टेटमेंट एक बनाते हैं, वो जो हमारा ख्याल होता है वो इसमें आ जाता है इंट्यूशन और इमेजिनेशन में। और जो नेक्स्ट वन है हमारे पास एस्थेटिक प्रेफरेंस, ये नेचर की ब्यूटी के लिए होता है। यानी जो हमारे पास एस्थेटिक्स जितने भी आ जाते हैं ब्यूटी के से रिलेटेड नेचर की, वो इसमें इंक्लूड होंगे एस्थेटिक प्रेफरेंस में। रिलीजियस एंड फ़िलासफ़िकल आइडियाज़, जब भी हम कोई लॉ या थ्योरी बनाते हैं तो जो रिलीजियस यानी हमारा जो रिलीजन होता है वो बहुत बड़ा हमारे ये एक फैक्टर होता है थ्योरी और जो है वो हमारे पास लॉ बनाने के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एनालॉगी को देखें तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस आ जाती है इसमें, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में कितनी रिजेम्बलेंस शो करें, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। और कंपैरिजन भी आ जाते हैं, यानी उनका आपस में को कंपेयर करके देखते हैं एक दूसरे के साथ कि उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो ये एनालॉगी और कंपैरिजन जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। रिजेम्बलेंस और कंपैरिजन दोनों का आ जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ के ऊपर, यानी साइंटिस्ट जो है वो एक चीज़ के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, उसको जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो दूसरी चीज़ बन जाती है एक्सीडेंटली, ठीक है। तो एक फैक्टर आ जाता है कि वर्किंग ऑन वन थिंग एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू थिंग, यानी कि एक चीज़ पे काम करते हुए जो है वो एक्सीडेंटली दूसरी चीज़ जो है वो डिस्कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस को फार्मूलेट करने के कुछ मेथड्स थे। अब हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास हाइपोथेसिस पहले था। हाइपोथेसिस के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसको हमने फार्मूलेट हाइपोथेसिस को कर लिया, ठीक है। जब डिफरेंट मेथड्स हमने जो पढ़े इसको क्या कर लिया है, फार्मूलेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हाइपोथेसिस के ऊपर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको टेस्ट करते जाएंगे इसके ऊपर। अगर ये हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग भी प्रूव हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। अगर जो है वो हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूव हो जाए, ठीक है, रॉन्ग प्रूव हो जाए तो हम मूव कर जाएंगे बैक किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, दोबारा से ऑब्जर्वेशन पे वापस आ जाएंगे। और अगर जो है वो ये ट्रू साबित हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल सही साबित हो जाए हाइपोथेसिस जो है, इस टेस्टिंग करते जाने पे, तो ट्रू साबित होने पे इस पे दोबारा से टेस्टिंग जारी हो जाएगी, ठीक है। जब ये सही साबित हो जाएगा फिर दोबारा से इस पर टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद जाके ये क्या बन जाएगा, थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बन जाएगी, थ्योरी बन जाएगी। यानी कि हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर लिया, उसके ऊपर टेस्टिंग जारी रखी, ठीक है। वो अगर गलत साबित हो जाए तो दोबारा से हम किस स्टेप पे जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पे दोबारा से जाएंगे। और अगर वो ट्रू हो जाए तो उसके ऊपर मज़ीद टेस्टिंग जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक के तसल्ली ना हो जाए। और अगर जो है वो तब भी वो बिल्कुल सही साबित होता है तो वो एक थ्योरी बन जाती है। अब जो हाइपोथेसिस है अगर बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाए, यानी ये हाइपोथेसिस जिसके ऊपर टेस्टिंग हुई है ये बिल्कुल सही साबित हो गया, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रिडिक्टिव होता है। तो प्रिडिक्ट हाइपोथेसिस बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइपोथेसिस प्रिडिक्टिव, यानी इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करने में, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है। एक तो हाइपोथेसिस जो है वो प्रिडिक्टिव होता है, यानी इससे हम रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। प्रोडक्टिव अब क्या होता है, इसमें हम ज़्यादा हाइपोथेसिस, एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिव में क्या होता है, हम एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस एक तो प्रिडिक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। तो इस तरह से जब एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हाइपोथेसिस के ऊपर मुसलसल टेस्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है वो हमारे पास क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। अब ये जो थ्योरी है हमारे पास, इस थ्योरी को क्या करते हैं,
इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर जो है वो दोबारा से क्या किया जाता है, इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको एज अ चैलेंज बात को ले लेते हैं कि इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे, ठीक है, रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर थ्योरी हर लिहाज से क्या रहे, बिल्कुल ट्रू साबित हो जाए, तो फिर ये जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जाती है, यानी इसको क्या लिया जाता है, एज अ चैलेंज। बहुत से लोग एक्सेप्ट करते हैं इसको, जो है वो गलत प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर डिफरेंट जो है वो सर्चेस करते हैं और इसको फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये जो थ्योरी है ये जो है वो बिल्कुल ट्रू साबित हो जाए, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के टेस्ट के बाद भी अगर ये थ्योरी जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल ट्रू साबित हो जाए, तो ये क्या बन जाता है, लॉ और प्रिंसिपल, ठीक है, लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है ये, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बन चुका है, यानी एज अ चैलेंज लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर भी क्या है, बहुत सारी सर्चेस करने के बाद भी ये रॉन्ग प्रूव नहीं हो सकी, तो ये क्या बन गई है, अब लॉ या प्रिंसिपल बन चुकी है, ठीक है। इसको और एक नाम देते हैं जो कि कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ठीक है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी कि इसको गलत साबित नहीं किया जा सका है, तो ये क्या बन गई है, अब लॉ बन चुका है। तो क्या अब हमारे पास जो लॉ है उसके बाद भी स्टडी जारी रहती है, इसके ऊपर भी जो है वो कोई और चीज़ आती है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हम जनरल बात कर रहे हैं। जनरली हम यही कहते हैं इसके बाद, लॉ या प्रिंसिपल के बाद, कि इट इज़ यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कि ये क्या है, ये यूनिवर्सल यानी कुदरत की हकीकत है, इससे आगे हमारा दिमाग जाने की इजाज़त ही नहीं देता, ठीक है। बायोलॉजी के में अब हम देखें तो बायोलॉजी में लॉज कम क्यों हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी इल्यूसिव नेचर है, इल्यूसिव यानी कॉम्प्लिकेटेड नेचर है, इसकी वजह से हमारे पास बायोलॉजी में लॉज क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो क्या लिखा है, बायोलॉजी में लॉज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। कम क्यों होते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। सो इस वजह से जो है वो इसमें बायोलॉजी में लॉज की तादाद क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर एग्जांपल देखें बायोलॉजी में जो लॉज हैं, तो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ है, मेंडल का लॉ है इनहेरिटेंस के हवाले से, तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल हैं, बायोलॉजी के लॉज की, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ये टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल मेथड के बारे में, ऑब्जर्वेशन और उसके बाद हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था, उसके जो है वो फार्मूलेट करने के मेथड्स को। तो कुछ मज़ीद मेथड्स थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं इस लेक्चर में, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट और थ्योरी को डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमारा जो है वो बायोलॉजिकल मेथड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। होप सो कि आप लोगों को इस लेक्चर की बायोलॉजिकल मेथड की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।